Hello everyone. Today I am going to discuss Kohlberg's theory. कोलबर्ग जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी बनाई थी, कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट पे थ्योरी बनाई थी. मॉरल डेवलपमेंट यानी कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ है, क्या सही है क्या गलत है, हमें उसके बारे में पता चलता है. और ये सिर्फ हमें बाहर के रूल्स या रेगुलेशंस से पता नहीं चलता कि ये चीज़ रॉन्ग है, हमारे अंदर से पता चलता है कि दिस इज़ रॉन्ग. जैसे कई फैमिलीज़ में गर्ल एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इनको घर में बिठाया जाता है, और कई फैमिली में इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो उस फैमिली में तो बच्चों यही सीखेंगे कि ये राइट है, गर्ल्स घर का काम करें, एजुकेशन ना एक्वायर करें. बट बाकी फैमिलीज़ में हम करेंगे कि नो दिस इज़ नॉट राइट. ऐसे वो सिर्फ लॉज के बेसिस पे नहीं, उसके अंदर से जो फीलिंग आती है, मॉरल डेवलपमेंट उसे कहते हैं. इट मीन कंसर्न विद प्रिंसिपल ऑफ राइट रॉन्ग गुड बैड बिहेवियर, और ये इंडिविजुअल के ऑन सेंस पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन लीगल राइट और ड्यूटीज़. मॉरल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिससे लोग को सच और झूठ, सही या गलत के बीच में पता चल जाए. हाउ डू पीपल डेवलप morality? It is internalized from outside. According to Kohlberg, as soon as we talk with children about morality, we find they have many ways of making judgment which are not internalized from outside and which do not come in direct and obvious way from parent, teacher and even peers. कि पेरेंट्स के साथ भी ज़रूरी नहीं जो पेरेंट्स सोचें वही उनके बच्चे सोचें, जो ग्रुप सोचें उनकी वे ऑफ थिंकिंग अलग भी हो सकती है. कोलबर्ग कौन था? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, जो कि जीन पियाजे का जो वर्क था उसने उसको ही फर्दर एक्सटेंड करते हुए मॉरल डेवलपमेंट पे जो थ्योरी है वो दी. कई साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, बट कोलबर्ग की थ्योरी को बहुत अच्छा माना गया था. कोलबर्ग ने क्या किया था, काफ़ी डायलेमास जो हैं वो बच्चों को दिए थे. डायलेमास क्या होते हैं? दुविधा. उनको एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करनी कि वो सोच में पड़ जाएं कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, हमें ये एक्शन परफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो उसने काफ़ी डिलेमास जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड किए थे. बट उनमें से जो सबसे फेमस डायलेमा था वो था हाइंस डायलेमा. हाइंस डायलेमा क्या था? एक जो मैन था उसकी वाइफ का नाम था हाइंस. एक मैन था, उसकी वाइफ जो है वो कैंसर से मर रही थी, बट उसको बचाने के लिए एक ड्रग अवेलेबल थी जो कि एक ड्रगिस्ट और फार्मासिस्ट कह लो चाहे, उसने बनाई थी. क्योंकि उसने बनाई थी तो उसको वो उस ड्रग को बहुत ही हाई प्राइस पे बेच रहा था. हीन्स के पास इतनी मनी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था. तो उसने क्या डिसाइड किया कि अगर पहले तो उसने फार्मासिस्ट के साथ रिक्वेस्ट की कि चाहे आप मुझे इसको थोड़े कम प्राइस पे दो प्लीज़, या तो फिर आप मुझसे आधे पैसे ले लो, आधे मुझसे बाद में ले लेना. बट जो फार्मासिस्ट था वो तो ये सब मान ही नहीं रहा था. वो कह रहा था मुझे सारे पैसे एक बार ही चाहिए. तो इसलिए हीन्स ने सोचा कि अब मैं ये ड्रग जो है उसको चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को बचाना है, मेरे पास इतनी मनी नहीं है और ये मान ही नहीं रहा किसी भी बात पे. उसने सोचा मैं इसको अब चोरी कर लेता हूँ. तो फिर जब उसने चोरी किया तो ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट शुड हाइंस डू एंड वाई, कि हाइंस अब क्या करें, उसको चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. ये क्वेश्चन जो था ये था कोलबर्ग का क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स से. तो क्वेश्चन कोलबर्ग का जो मेन इंटरेस्ट था वो आंसर में नहीं था. उसका मेन इंटरेस्ट था कि वो आंसर येस और नो में प्रोवाइड करके उसके पीछे का रीज़न क्या देते हैं कि क्यों उसे ऐसा करना चाहिए. तो कोलबर्ग ने लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, और हर एक लेवल के आगे 2 स्टेजेस हैं. सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल. प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है कि व्हेन इंडिविजुअल थिंकिंग गुड और बैड फोकस नॉट ऑन लार्ज सोसाइटी और सोशल एक्सेप्टेंस इन जनरल बट सराउंडिंग और नियर रिलेटिव, इट इज़ कॉल्ड प्री कन्वेंशनल. कि जब सोचता है कि ये गुड है या बैड है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी पे को फोकस करके नहीं सोचता. मतलब सिर्फ उसके जो रिलेटिव है, उसकी फैमिली है, जो वैसा सोचती है, जो उसकी फैमिली सराउंडिंग सोचती है, उसकी थिंकिंग थोड़ी थोड़ी वैसे ही हो जाती है. कि अगर वो जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि कोई
गुंडों वाली फैमिली को बिलोंग करता है तो उसकी थिंकिंग वैसे ही हो जाती है, मतलब ज़्यादा सराउंडिंग को ना देखते हुए थोड़ी सी अपनी नियर बाई सराउंडिंग के से उसकी जो डिसीजन है वो क्या हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है। तो स्टेज 0 भी उसने डिस्कस की है पहले इसमें। लेवल 1 में स्टेज 0 क्या होता है, प्री मोरल की बिफोर मोरल, कि जो 4 साल के पहले की जो स्टेज होती है बच्चे की, 4 साल से पहले की स्टेज। तो इन्फेंट शो प्लेजर पेन दैट इज़ एक्साइटिंग फेयरफुल डिटरमाइंड बिहेवियर। इस स्टेज में कोई भी उसकी मोरालिटी डेवलप नहीं हो पाती। ये नहीं है कि बच्चा इमोरल होता है बट अमोरल होता है, मतलब कि अभी तो उसकी सेंसेस इतने डेवलप हो ही नहीं है कि वो गुड आंसर कर पाए मोरालिटी पे। दे हैव नॉट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड और बैड, दे हैव सेल्फ चूजन रूल, उनके अपने ही रूल होते हैं, सोसाइटी से इनको कोई मतलब नहीं होता। ना स्टेज 1 क्या है, स्टेज 1 है हमारी पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि इस स्टेज में चिल्ड्रन जो है उनको पता है कि अगर हम ये वाली चीज़ परफॉर्म करें तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए हम ऐसा ही चीज़ करें कि पनिशमेंट को अवॉइड किया जाए। दिस स्टेज एक्सप्लेन कि चिल्ड्रन अवॉइड ऑल एक्शन एक्ट बाय विच दे हैव टू फेस पनिशमेंट। तो वैसी चीज़ परफॉर्म करें कि हमें रिवॉर्ड मिले, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि उनको बोला जाए कि आप गुड चीज़ परफॉर्म करो, अच्छा सुनाओ, क्लास में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा पढ़ो, तो वो ऐसा ही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। दे लाइक टू रिपीट दैट वर्क। मतलब इसमें अब हिंस क्या करेगा, इसमें हिंस करेगा कि वो ड्रग को स्टील नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ड्रग को स्टील करेगा तो वो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, उसको जेल में जाना पड़ेगा अगर वो पकड़ा गया। तो इसमें ये पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन में बच्चों ने क्या आंसर दिए कि नो, हिंस विल नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज ही मे गो टू जेल इफ ही इज़ कॉट। अब सेकंड स्टेज में क्या है, स्टेज 2 में पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब वो बंदा सिर्फ अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, उसकी पर्सनल रिवॉर्ड के बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट, इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर, जैसे कि तुम मुझे हेल्प करो तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। जो कौन सी स्टेज पे पहुंच जाता है, टिट फॉर टैट, कि अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, अगर तुमने मेरी रोटी खाई मैं तुम्हारी खाऊंगी, ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है। तो इस स्टेज पे बच्चों ने क्या आंसर दिया कि इट इज़ राइट फॉर हिंस टू स्टील द ड्रग, कि इट इज़ गुड कि हिंस जो है वो ड्रग स्टील कर ले, क्योंकि अगर वो ड्रग स्टील करेगा तो उसकी वाइफ जो है वो बच सकेगी और फिर उसके लिए वो कुक कर सकेगी, मतलब वो अपना पर्सनल बेनिफिट सोच रहा है हिंस, यस, कि उसको ड्रग स्टील करनी चाहिए। अब लेवल 2 क्या हो जाती है, कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होता है कि जब हम जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, जो सोशली एक्सेप्टेबल है, जनरल है, जो सोसाइटी में अगर हम परफॉर्म करें तो सोसाइटी वाले हम पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है उसका बोलते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें स्टेज 3 आ जाती है इंटरपर्सनल रिलेशन और गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब अपने जो रिलेशंस हैं उस हिंस के और उसकी वाइफ के, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना डिसीजन ले, हमें क्योंकि उसको शो करे कि हाँ वो गुड हस्बैंड है, ऐसा एक्शन ले कि कोई सोसाइटी ये ना कहे कि ये इसने अपनी वाइफ की केयर ही नहीं की। बीइंग नाइस, अप्रूवल, प्लीजिंग ए लिमिटेड ग्रुप इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। चाइल्ड पुट वन सेल्फ इन अनदर्स शू, कंसीडर फीलिंग ऑफ अदर एंड ट्राई टू प्लीज अदर। दूसरों की फीलिंग को समझे, उसको खुश करने की कोशिश करे। तो मॉरल जजमेंट इस स्टेज में कौन कंट्रोल करेगा, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ अदर्स, अपना जो रिलेशन है उसको बचाने की कोशिश करेगा, फ्रेंड्स का अप्रूवल मिलने की कोशिश करेगा। तो हाइंस इस स्टेज में बच्चों ने क्या आंसर दिया, हाइंस को ड्रग स्टील करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्रग स्टील नहीं करेगा तो उसको बैड हस्बैंड का टैग मिल जाएगा सोसाइटी में, तो गुड पार्टनर टू हिज वाइफ, उसको वो ड्रग स्टील करनी चाहिए। स्टेज 4 थी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली राइट है इंडिविजुअल को वो परफॉर्म करना चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, अथॉरिटी जो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। तो इस स्टेज में बच्चों ने आंसर किया था कि हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग, उसको ड्रग स्टील नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉ एंड ही हैज़ द ड्यूटी टू
अपहोल्ड द लॉ, कि इसको ड्रग स्टील नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। नाउ लेवल 3 विच इज़ ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब कि अब ये वाली स्टेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉरल रीजनिंग क्या हो जाती है, हाईली इंटरनली कंट्रोल मतलब अपने अंदर से उसको जो फीलिंग आ रही है राइट और रॉन्ग की, वो अपने अकॉर्डिंगली अपने लॉज बनाता है। उसको जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उसको इतना मायने ना देखते हुए वो अपनी तरफ से देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। दीज प्रिंसिपल अप्लाई टू ऑल सिचुएशन एंड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। मगर इस लेवल में सिर्फ 20% ऑफ पॉपुलेशन ने आंसर्स दिए थे। इस लेवल के आंसर जो है सिर्फ 20% ऑफ पॉपुलेशन ने दिए थे, क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ थोड़े ही बंदे हैं जो कि लॉ ऑर्डर को ना देखते हुए अपने अंदर सोचें कि क्या गलत है क्या सही है। इसमें स्टेज 5 थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो हम बनाते हैं इंडिविजुअल की एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, कि अगर तो वो हम क्या देखते हैं एट दिस स्टेज ही फॉलो सोशल एक्शन इफ मैच विद हिज मॉरल प्रिंसिपल। उसमें ऐसे हमने एक्शंस सोशल एक्शंस लिखे जो हमारे अकॉर्डिंग भी वैलिड हो। जो अगर हमारे रूल्स लॉ जो हैं वो हमारे पुराने हो रहे हैं कि विद चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी न्यू जनरेशन के साथ वो मैच नहीं कर पा रहे, सोशल नीड के साथ मैच नहीं कर पा रहे, तो हम उसको चेंज कर दें। न्यू प्रिंसिपल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कन्वेंशनल वैल्यूज़, की जो पुराने ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट लेकर आएँ। तो इस स्टेज में क्या था रिजल्ट, हीन्स शुड स्टील द ड्रग। ये हीन्स को ड्रग जो है वो स्टील कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए, बिकॉज हर एक को हक है अपनी लाइफ बचाने का। एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ रिगार्डलेस ऑफ लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग, कि चुराना जो है चोरी करना कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है, बट किसी की जान बचाना जो है, चोरी अगर एक छोटा सा चोरी करना जान बचाने से छोटा क्राइम है, कि जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं क्योंकि ये उसकी वाइफ है इसलिए वो चोरी करे। इस स्टेज में ये कहा है, स्टेज 5 में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि वो चोरी करे, ड्रग स्टील करे, बट सिर्फ दिमाग में ये रख के नहीं कि मेरी वाइफ है तो मुझे उसे बचाना है, ये सोच के चोरी करे कि किसी की लाइफ है, मगर किसी की लाइफ जो है वो ड्रग की कमी की वजह से नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं ये ड्रग चुरा रहा हूँ। स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेज। इसमें हाईली इंटरनलाइज्ड हो जाती है। इट इज़ बेस्ड कि व्हाट इज़ वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। इट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जैसे कि सब एनवायरनमेंट के बारे में, सबके बारे में सोचता हुआ। डू नॉट हार्म प्लांट, लव ऑल। तो इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, हीन्स शुड स्टील द ड्रग इवन इफ द पर्सन वॉज अ स्ट्रेंजर एंड नॉट हिज वाइफ। ही मस्ट फॉलो हिज कंसाइंस एंड नॉट लेट द ड्रगिस्ट डिजायर फॉर मनी आउटवेट द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। इसमें ये बताया कि उसको ड्रग जो है वो स्टील कर लेनी चाहिए, ये ना सोचते हुए कि ये मेरी वाइफ है, मगर अगर कोई और भी इंसान हो तो उसकी लाइफ बचाने के लिए भी ड्रग स्टील कर लेनी चाहिए। इसका ठीक है, तो इसमें आपने ये डेफिनेटली लिखना है, यू मस्ट फॉलो हिज कंसाइंट एंड नॉट लेट द ड्रगिस्ट डिज़ायर फॉर मनी, की मनी की वजह से कोई ड्रगिस्ट को ये राइट ना मिले कि वो किसी की ज़िंदगी को आउटलुक करे। ठीक है, और जो स्टेज 5 थी इसमें आपने ये लिखा है कि ही शुड स्टील ड्रग बिकॉज एवरीवन हैज़ राइट। इसमें लॉ बात दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है कि ड्रग को चोरी करना चाहिए क्योंकि लाइफ को बचाने के लिए, क्यों, बट इसमें लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। स्टीलिंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है, बट लॉ एंड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम सोसाइटी से मिलके। इसमें लिखा है कि उसकी वाइफ नहीं, बट यूनिवर्सल अपने उसके जो लॉजिक्स हैं, क्योंकि लॉज चेंज करने इतने इजी नहीं है, तो इसमें लॉज चेंज करने की नहीं लिखी,
इसमें लिखा है कि लॉज चेंज करने चाहिए। थैंक यू।